कल के करेक्शन के बाद भारतीय बाजार में आज दुनिया भर के बाजारों से शुरुआत करने के लिए है बेहतरीन संकेत। और कल पॉलिसी निकल गई, वीकली एक्सपायरी हो गई और आज है हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर होने वाला है और आपकी स्क्रीन पर होने वाला है। आज कई सारे ट्रिगर्स पर हमें बात करनी है। वीकेंड सेशन है और कल की मुनाफा वसूली के बाद आज कैसी चाल रहेगी ये भी जानना है सर आपके साथ। बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। डीप ट्रिगर्स जहाँ से चाहिए वहाँ से अच्छे मिल रहे हैं और क्या चाहिए। वैसे फॉर चेंज अमेरिकी बाजार अच्छे लगातार 3 दिन मजबूत होकर बंद हुए हैं। कल फिर से दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होने में रहे कामयाब। 2.25 अंक चढ़ा है डाउ और इसके अलावा जो नैस्डैक है वहाँ अच्छी तेजी रही है। उसके अलावा S&P आपका 10 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ब्रोडर मार्केट में अमेरिका में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। एक और अच्छी खबर, कच्चा तेल 2% ही सही लेकिन फिसला है $76 के नीचे। जितना नीचे आया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आज वॉल्यूम्स के लिहाज से बड़ा एक्शन। कोटक बैंक में करीबन 1.5% की हिस्सेदारी 6200 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील होने की तैयारी डिस्काउंट पर होगी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तमिलनाडु तक मानसून पहुंचा है और जल्दी कर्नाटक पहुंचेगा और अगले हफ्ते तैयारी कर लीजिए। मुंबई में भी आ जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे धूप तो कम हो गई है, धूप कम हुई थोड़ी। थोड़ा ऐसा लगने लगा है, थोड़ा मानसून के पहले का माहौल बनने लगा। राइट, बट गर्मी फिर भी लग रही है। हाँ, गर्मी बहुत जबरदस्त गर्मी मार्केट में भी है। भले कल थोड़ी बहुत ठंडक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़े हल्के बदले हुए हैं, लेकिन अभी भी मजबूती का रूप बदला हुआ है। वैसे एक ट्रिगर अच्छा नहीं लग रहा सर, क्या जो इंग्लैंड में हो रहा है। हाँ, आप देख रहे हो अभी भी थोड़ा आशा रहती है कि चलिए ये बैट्समैन टिक जाएगा, ये खेलेगा। जडेजा लग रहा था हाफ सेंचुरी बनाकर कुछ करेंगे। मामला थोड़ा ढीला है, मामला बहुत ढीला है। एक्चुअली टॉस हार के ऐसे खेलते तो कम दुख होता है। हम सोचते कि टॉस ही हार गए, इसलिए टॉस जीतने के बाद अगर हम थोड़ा खराब खेल रहे हैं तो तकलीफ का मामला तो है। जोक तो वो चल रहा है ना, वैसे तो बॉलिंग पिच है पर पता तभी चलता है जब इंडिया की बैटिंग होती है। ठीक बात है, बिल्कुल ये बात सही है। और वर्ल्ड कप फाइनल है तो इसलिए उम्मीद है जब कोई नॉर्मल टेस्ट हो थोड़ा कम ज़्यादा खेल ले तो चल जाता है। लेकिन वही वाली बात है। लेट्स सी, चलो ठीक है। चलिए उसका डिसअपॉइंटमेंट साइड में रखते हैं। बट ग्लोबल मार्केट्स वैसे अच्छे हो रहे हैं सर। अमेरिका जा वैसे कहीं नहीं रहा है, बट अगर आप देखें 3 दिन से आपका डाउ पॉजिटिव बंद हो रहा है। ज़्यादातर हम एक्शन ठीक ठाक ही देख रहे हैं। थोड़ा आईटी में कभी कभी मुनाफा वसूली होती है। कल भी आईटी का रिबाउंड हो गया। तो ये अमेरिका क्लियर हिंट दे रहा है कि गिरना है तो ज़्यादा नहीं गिरना है, बढ़ना है तो अच्छा बढ़ना है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लाइफ कभी भी रैशनल नहीं होती और लॉजिकल नहीं होती और लाइफ से ज़्यादा मार्केट्स। यही समय था कुछ दिन पहले तक हम लगातार एक बात कर रहे थे, अमेरिका से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका नहीं गिर रहा है, अमेरिका गिर रहा है डाउन नीचे, उसके बावजूद हम अपनी ताकत में बढ़ रहे थे। तो क्या ऐसा अमेरिका नहीं कर सकता है कि थोड़े दिन वो बढ़े हम ना बढ़े? राइट, हो ही सकता है। और वो भी कहाँ हुआ है, सिर्फ कल के सेशन में। तो 1-on-1 परफेक्ट कोरिलेशन लाइफ में मिलता नहीं है ना। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों से जैसे संकेत चाहिए हमें, इससे बढ़िया उम्मीद भी करना गलत है। करेक्ट, बहुत बढ़िया है। 3 दिन से आपका डाउ मजबूत है। नैस्डैक परसों घटा था, कल उतना बढ़ गया। S&P आपका मजबूती की तरफ चल रहा है। रसेल 2000 का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पर खरीदारी है। अब थोड़ा बहुत यूफोरिया हमारे यहाँ बना मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, तो कल हम थोड़े हल्के हो गए। हम बात कर भी रहे थे कि जब रिलायंस पावर, सुजलॉन जैसे शेयरों में भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बड़ी तेजी होती है और रसेल 2000 अगर 3 दिन में 7-8% बढ़ जाता है तो नेचुरली वो यूफोरिया वाला माहौल जो है ना, वो मार्केट में कहीं भी हो वो मार्केट को हल्का करता ही है। आगे पीछे एक आध दिन आगे पीछे हो। और कल भी आप देखिए वहाँ इतनी तेजी में भी रसेल 2000 नहीं बढ़ा, कल गिरा है ना। और कल हमारे यहाँ भी करेक्शन की शुरुआत जो कि सुबह मिड कैप शेयरों ने की, सबसे पहले लाल निशान में आपका मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गया, वहाँ करेक्शन हुआ। सो आई थिंक जो ज़्यादा बढ़े हैं, जहां अनाप शनाप थोड़ी तेजी हुई है। और कई बार मार्केट ये संकेत देता है, बार देता है, ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं हुआ कि जब पेनी स्टॉक्स बड़े तेजी से भागने लगे, हर आदमी तेजी के मूड में आए, सबको लगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बहुत भयंकर वाली तेजी, जब आम राय बन जाए कि अब तो ये नीचे आएंगे नहीं, तब हल्का फुल्का करेक्शन बाजार आपको देता है। वैसा ही हुआ। ये तो चलिए अमेरिका और हमारे मिक्स की बात है, लेकिन अमेरिकी बाजारों से कल जो संकेत है वो मजबूती के भले पॉइंट्स के लिहाज से आपको कम लग रहा है कि 250 पॉइंट की मजबूती, क्या मजबूती, ठीक है ना वहाँ, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम महंगाई बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं।
बेरोजगारी बढ़ के आई है। बेरोजगारी बढ़ के आई, मतलब नौकरियां सबसे कम कम लगी है। कम लगी सो करीबन 2,80,000, जो आप ये समझिए करीबन आप समझिए 17-18 महीनों के यस सर, हाईएस्ट नंबर ऊंचे। नौकरियां कम होना अमेरिका में इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नौकरियां कम है इसका मतलब ये है कि थोड़े मंदी के संकेत है ना। वो वाली बात है कि एक कहावत है अमेरिका में कि मतलब मंदी मतलब या फिर आर्थिक धीमापन, हल्की फुल्की जो कहते हैं ना, ग्रोथ स्लो डाउन, वो होता है जब आपके पड़ोसी की नौकरी चली जाए। राइट। और रिसेशन या मंदी तब होती है जब आपकी खुद की चली जाए। करेक्ट सर। उससे मेजर किया जाता है। सो अब वो नौकरियों से मेजर करने वाला जो सिस्टम है ना अमेरिका का, सो अब वो धीरे धीरे आ रहा है ना। सो अमेरिका में ये जो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़कर आए हैं 2,80,000, ये बता रहे हैं कि भाई नौकरियां जा रही, तो इसका मतलब ये कि फेड ने जो दवा दी है वो दवा असर करना शुरू कर चुकी है। दवा दी है, ब्याज दरें बढ़ा कर, और ऐसे में थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है, थोड़ी नौकरियां जा रही है। और इसी वजह से कल जो एक और जो चीज बनी वो ये दीप की आपके बॉन्ड यील्ड्स तेजी से घट कर आए। तो इसका मतलब ये कि अब जून की पॉलिसी में लगभग आम राय बन रही है, पॉज। पावेल साहब रुक जाओ। हाँ, अभी थोड़ा आराम करो, बहुत बढ़ा दिए दरें, अब थोड़ा देखो। अब ये अलग बात है, कल जैसे 2 देशों ने परसों पॉज लेने के बाद भी वापस बढ़ाया है, उस संभावना से आप कभी इनकार नहीं कर सकते। खुद कल गवर्नर साहब ने इस बात को कहा है कि पॉज लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप मान के चले। फेयर इनफ, वो उनका राइट है, हक है, डेटा देखकर डिसाइड करेंगे। ऐसे अपनी मर्जी से तो करेंगे नहीं। अगर डेटा सामने दिखेगा तो हम भी समझेंगे हाँ ऐसा करना ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल कल के जो तेजी की क्वालिटी थी अमेरिका की, वो पिछले 2-3 दिनों में सबसे बेहतर थी। तो अच्छे कारणों से अमेरिकी बाजार बढ़कर आए, वो ठीक है, अच्छा है ना, अच्छे कारणों से। एक और डेवलपमेंट है, हालांकि सर बाजार के लिहाज से यूरोप पे कोई वैसे फोकस करता नहीं है, बट यूरोप रिसेशन में आ गया है। 2 तिमाही उनकी नेगेटिव ग्रोथ हो गई। तो जो हम कहते हैं कि टेक्निकली आप डेफिनेशन के हिसाब से मंदी में आ चुके हैं, वो यूरोप में हमने होते हुए देखा है। 0.01% नेगेटिव ग्रोथ दोनों क्वार्टर में है। सो अब मतलब वो वही वाली बात है, आंकड़ों के लिहाज से मंदी, आंकड़ों के लिहाज से तो मंदी है। यूएस में भी एक बार आई थी पहले, यूएस में भी एक बार आई थी, और लगातार इस पूरे ब्याज दरों की बढ़ोतरी, पता नहीं मतलब हर बार दीप है ना, ऐसा होता है कि मतलब कितना, मतलब 30 साल से ज़्यादा हो गए। यस, हर बार पुरानी पढ़ाई पूरी तरह से काम नहीं आती, नया पढ़ना पड़ता है। मतलब इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बाद अमेरिका मंदी में नहीं जाए, रिसेशन में नहीं जाए, ये तो कमाल ही है। ये तो कमाल है सर, बिल्कुल। यूरोप जा रहा है तो खाली एकेडमिक पर्पज से जी, कि 2 तिमाही में आपकी नेगेटिव ग्रोथ, आप रिसेशन में, बाकी कहीं ऐसी मंदी वाली बातें नहीं। इससे ज्यादा खराब माहौल तो ब्रेग्जिट के वक्त हो गया था। एग्जैक्टली, है ना, ज्यादा खराब था। सो कायदे से देखा जाए तो आपकी बढ़ती हुई ब्याज दरों के वक्त लाइफ टाइम हाई के नजदीक मार्केट है। ऐसा कैसे? करेक्ट, हमेशा मार्केट का बॉटम ही तब बनता है जब ब्याज दरों का टॉप बनता है। करेक्ट है ना, इक्विटी मार्केट का बॉटम तो तभी बनता है। लाइफ में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन सब एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? ये सब कुछ है, बढ़ती हुई ब्याज दरें भी है, लेकिन उसके बावजूद मंदी नहीं है, उसके बावजूद इक्विटी मार्केट अच्छे है, उसके बावजूद सोना चांदी ऊपर है, पैसे सबके बन रहे हैं, पैसे सबके इधर नहीं तो उधर। तो कहीं न कहीं अगर जिन लोगों की नौकरियां बची है उनके नौकरियों में पैसे बन रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट अच्छा कर लिया वो मार्केट में कमा रहे हैं। तो कहीं कहीं दुनिया भर में लोगों के पैसे बन रहे हैं। और पैसे बन रहे हैं इसलिए हाहाकार नहीं है, लोग चिल्ला नहीं रहे क्या है। तो इसलिए हर बार नई सिचुएशन बनती है, इस बार अलग ही तरह की सिचुएशन बनी है कि पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे जो फॉर्मूले होते थे, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा, वो फॉर्मूले काम नहीं कर रहे हैं। अब अपन बैठ के या तो कंप्लेन करें ऐसे कैसे। दूसरा है कि भाई जो है लाइफ में उसके साथ एडजस्ट करो, नई चीज। ऐसे होते हैं मार्केट आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे, आपको ही मार्केट के हिसाब से चलना है। तो मार्केट साफ बता रहा है कि भाई पैसा है, लिक्विडिटी है, और जितना असर ब्याज दरों के बढ़ने का पहले आप देखते थे, अब नहीं होता तो नहीं होता, और उस हिसाब से आपको ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा मंदी में रहने की ज़रूरत है नहीं। ये मार्केट का मैंडेट, डिसीजन, निर्णय है, आ रहा है सर क्लियरली। ऐसे नई चीज़ें आपने कल भी सिखाई थी, जो ऑप्शंस वाली आप बात कर रहे थे, वो भी नई चीज़ें जैसे हमें एडजस्ट। हाँ सोचो, 25 लाख के 2.5 करोड़ पोजीशन, 2.5 करोड़ शेयरों का एक स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन में गजब के वॉल्यूम हो रहे हैं ऑप्शन में, मतलब अनाप शनाप। और दीप देखो कि ये थोड़ा सा अप्रैल मई के बाद जो तेजी का माहौल बना है, अप्रैल का महीना ऐसा सबको सांप सूंघ गया, तो सबके ऐसे चेहरे लटके, ब्रोकरेज में कुछ काम ही नहीं है,
कुछ नहीं हो 12 से 3 पिक्चर देख के आ जाओ तो भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। Correct. मतलब वैसा वाला माहौल होता है। एब्सोल्युटली। अचानक से थोड़ा सा मार्केट चला, क्या वॉल्यूम देखो, आ गए वापस, अनाप शनाप वॉल्यूम है। और जबरदस्त। भले बात वही है, कल जैन साहब जी जैसे बोल रहे थे भाई कि ठीक है अब ब्रोकरेजेज इतने वेफर थिन मार्जिन पे आ गई हैं कि आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये ये सब चीज़ों पे ब्रोकरेजेज लगने लगी, बहुत छोटी हो गई। लेकिन वही है, अब धीरे धीरे आप वॉल्यूम गेम में जा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा वो है। कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस तरह से चलता रहा ना तो किसी दिन हम अमेरिका के बाजार को भी पार कर लेंगे वॉल्यूम के मामले में। हो सकता है, व्हाई नॉट। वैसे भी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस तो हाँ, और वैसे ऑप्शन वायदा कारोबार में तो हमारे वॉल्यूम उनसे ज़्यादा है ही है। बिल्कुल है। चलिए, इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ऑप्शंस की भी बात निकली, थोड़ा वो है, दो तरह से कल का एक्शन समझना चाहूँगा, फिर आज की बात आप ही करनी है। एक तो कल क्योंकि आखिरी घंटे में थोड़ा प्रेशर दिखा, कोई भी ट्रिगर नेगेटिव नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये एक्सपायरी का ही मूवमेंट समझे, थोड़ा बाजार पॉजिटिव न्यूज़ पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके थे इसलिए थोड़ा हल्के हुए, या कैसे समझे इसको? कल दीप देखिए, सिंपल चीज़ ये की थी, कल सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि अपने को आज ऊपर के लेवल पे नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को अगर निफ्टी का पुटकॉल रेशियो 1.38 पर दिखता है और फिर मार्केट मजबूत खुल के पॉलिसी के बाद थोड़ा और ऊपर हो जाता है, तो फिर वहां पर ऊपर के लेवल पे नहीं लेना, वो रिस्क रहती है। क्योंकि और इसलिए आप देखिए जितना निफ्टी घटा है उतना बैंक निफ्टी कोई खास घटा नहीं घटा, और वो घटा तो भी बैंक निफ्टी लास्ट के 15 मिनट में ही घटा, साथ देने के लिहाज से। बाकी निफ्टी तो पहले से कमजोर होना शुरू कर चुका था। सो आई थिंक ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखिए, और प्रॉफिट बुकिंग के रीजन भी एक ही है दीप, कि अगर आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अनाप शनाप कोई भी भाव में कोई भी स्टॉक चलने लगेंगे तो आएगा करेक्शन। अब वो करेक्शन 15% आज बढ़ा, कोई सुजोन उसी वक्त आ जाए या 2 दिन बाद आए, 1 दिन बाद आए, वो तो आप टाइमिंग नहीं कर सकते। सो आई थिंक प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। और एक दिन की इंट्राडे गिरे कितना है भाई, 90 पॉइंट निफ्टी पर आधा %, 280 पॉइंट बैंक निफ्टी पर आधा %, आधा % गिरने में कौन सा ट्रेंड बदल जाता है? ये भी हल्के फुल्के इंट्राडे करेक्शन है। सो आई थिंक अभी भी बाजार के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, आपकी एंट्री पॉइंट थोड़ी सी आप ज़्यादा बेहतर प्लान कर सकते हैं। बहुत तेज़ी का मार्केट होता है तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होता है। वो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। करेक्ट। कि ज़्यादा मतलब तेज़ी के मार्केट में ज़्यादा रिसर्च करने बैठ गए तो पता चला जो आपको रिसर्च के बाद टारगेट आना था तब तक वो टारगेट प्राइस पे स्टॉक पहुंच गया। तो इसलिए बहुत अभी, और इस तरह का मार्केट जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपको समय देता है एंट्री पॉइंट डिसाइड करने का, मुझे ये पर्टिकुलर शेयर लेना तो मैं कहाँ लूँ। सो वो उतना ही फर्क है। सो आई थिंक अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में आराम से खरीदारी का मौका है। जो शेयर आपको पसंद है, इंडेक्स जिस लेवल पर आपको पसंद है, लेने का मौका है ही। बस प्रॉफिट साथ में बुक करते चले, लेन देन चलता रहेगा, आपके भी प्रॉफिट बुक होता रहेगा, ब्रोकर भी खुश होंगे, एक्सचेंजेस के भी वैल्यूएशन बढ़ेंगे, चाहे जो लिस्ट हो चुका हो चाहे जो लिस्ट होने की तैयारी में हो। एग्जैक्टली। सबके लिए फायदे की बात है। चलिए, बढ़िया है। एक ये जो ब्रॉडर मार्केट का था कल थोड़ा डिप आया, ये 1-2 दिन और चल सकता है कि काफी रनअप हुआ तो मुनाफा? मैं चाहूंगा कि चले, मैं चाहूंगा चले। आज फ्राइडे है और मैं ये नहीं चाहूंगा कि फ्राइडे के दिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स एक दिन के हल्के फुल्के करेक्शन के बाद बहुत तेजी से भाग जाए। कोई करेक्शन और 1.5-2 दिन का तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर क्या होता है उसमें ना एरोगेंस आ जाती दीप, है ना, अरे क्या घटे रहे, एक दिन से ज्यादा क्या घटेंगे, वो नहीं चाहिए। जहां पर अपने कॉम्प्लेसेंट हो गए, एरोगेंट हो गए, मतलब ऐसा सोच रहे ये तो हो ही नहीं सकता, वो फिर है ना थप्पड़े बहुत तेज पड़ती है। तो इसलिए जितना करेक्शन जो एक वाकई में जरूरत वाला है वो होना चाहिए। वो होने से क्या है, आप काम लिमिट में करते हो, फिर नहीं तो क्या सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर अनाप शनाप लेने लगते हैं, और फिर जब घटता है तो वो फिर संभलता नहीं तो डर के खरीदेंगे तो थोड़ा खरीदेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएगा तभी डर कम रहेगा। सो आई थिंक करेक्शन रहे तो बेहतर है, लेकिन अब चूंकि ग्लोबल सपोर्ट आ गया है तो ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन आप अपने लेवल से खरीदिए, अपने लेवल से दीजिए। और आज की स्ट्रेटेजी भी मैंने शुरुआत की 2 लाइन यही लिखी है। पहली लाइन ये क्या, अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी है, वहां आए तो डरना नहीं। आपके लेवल पे आ रहा तब मत डरो, ऊपर में डरो। गॉट इट। डरना है तो ऊपर में डरो, नीचे में मत डरो। ठीक है। ये मार्केट ऐसा नहीं जहाँ नीचे में डरना है, ये मार्केट है जहाँ ऊपर में डरना है। ठीक है, गॉट इट। ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले जहाँ ठीक ठाक से लेवल है, और वापस से खड़े हो जाए नीचे। बिक आने दो, 75 पॉइंट नीचे खड़े हो गए समझो निफ्टी में, 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जब तक 18,475 के नीचे निफ्टी बंद हो और 43,650 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो, तब तक कोई तनाव लेने की आपको जरूरत है नहीं। गॉट इट।
क्लियर है। इसके नीचे बंद होगा तो ही टेंशन लेनी, अदरवाइज नहीं। और आज वीकली क्लोजिंग है, इसलिए आज ये लेवल थोड़े और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए आज का भी फिर सेटअप समझाएं सर। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत हल्के नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव। तो जो तीन इधर वाले हैं ना दीप, ये तीनों पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है क्योंकि ये घरेलू संकेत है। ग्लोबल भी थोड़े ठीक ठाक हैं आज के। ठीक है सर। बड़े लेवल्स 18,575, 18,625 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर आते हैं आप तो 18,465, 18,535 ब्लाइंड बाय जो है यहाँ पर आपको सारी के सारे शॉर्ट्स काट के फर्स्ट क्लास लोग बनानी चाहिए, जो कि आज आएंगे नहीं, इसलिए पहला सपोर्ट जोन ही आपके लिए ज़्यादा काम का है। ऊपर 18,660, 690 तक पहले जाएंगे, वहाँ देखेंगे और कितनी मजबूती बची है। 18,700 को पार करके टिके तो 18,725, 775 वो रेंज है जहाँ पर आने पर आपको 100% प्रॉफिट बुकिंग, और अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो वो शॉर्ट भी वहाँ आजमा सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,000 पर कर बंद हुआ है, 43,800, 43,925 ये 125 पॉइंट की रेंज आपके लिए पहला सपोर्ट है। इसके ठीक नीचे 43,525, 43,675 स्ट्रॉन्ग और ब्लाइंड बाय जोन है, जहाँ पर आपको सारे शॉर्ट्स काटने चाहिए, लॉन्ग करनी चाहिए, हर एक चीज़ करनी चाहिए तेजी की तरफ, चाहे आप ऑप्शंस खरीदें। लेकिन स्टॉप लॉस कोई भी चीज़ के लिए कितना भी कॉन्फिडेंट वाला मामला हो, हमेशा रखना जरूरी है। ऊपर की तरफ 44,175, 44,275 पहली रेंज जहाँ तक जाने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी की, वहाँ पर फिर देखेंगे और ताकत बनती है तो 44,350 से 44,475 ये 125 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सेल जोन आपके लिए बनता है। यहाँ पर आपको बिग वाली और शॉर्ट्स भी बनाने चाहिए। बहुत ही गोल्डन चांस कल था बैंक निफ्टी के लिए, अगर 44,500 के ऊपर का ब्रेकआउट देना था, इससे बढ़िया मौका अब मिलने में टाइम लगेगा। कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद अगर हम 44,500 पे जाके अटक गए तो थोड़ी सी बैंक निफ्टी में चिंता की बात है। और चिंता की बात ऐसे नहीं कि अटक गए, चिंता की बात से ज़्यादा ये कहूँगा, ये बैंक निफ्टी फिर आपको साफ साफ मौका दे रहा है कि जितना मुझे आप 44,500 के आसपास बेच सकते हो, उतना आप कई राउंड शॉर्ट करके भी पैसा बना पाओगे। अच्छा। तो हाँ, तो इसलिए वो आपको मौके देगा, वहाँ पे बेच बेच के वापस लेते रहो। ठीक है सर, दोनों तरफ। गॉट इट। कल थोड़ा ही हल्के हुए, एक्सपायरी थी, थोड़ा पुट कॉल रेशियो कम हुआ, एफआईएस की पोजीशन कम हुई। मुझे निफ्टी का तो बहुत बढ़िया लगा दीप, 1.38 से 1.6 आ गया, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी का भी 0.77 बहुत। आज आप फ्राइडे की सुबह लाइटर नोट पे पुट कॉल रेशियो के लिहाज से भी, पोजीशन के लिहाज से भी, तो इसलिए आज बढ़ने के लिए आपके पास जगह है। तो मुझे लगता है जो 35 पॉइंट दिखा रहा है एसजेएक्स, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे अब। अच्छा, हाँ, अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस वाली और नहीं हुई तो बढ़ जाएंगे बाद में। ठीक है सर। मौजूदा स्टॉप लॉसेस? मौजूदा स्टॉप लॉस में 18,475, इंट्राडे क्लोजिंग एक ही रख लीजिए। 465 होता है, 475 रख लीजिए, एक ही बात है, या 450 कर लें, जो आपको ठीक लगे। 475 राउंड फिगर में। बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस है, ये इंट्राडे वाला हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों सेम स्टॉप लॉस है, 43,675 एक ही रखना है। 43,675, 650 रख लें, 675 रख लें, 5-25 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें कुछ। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है। गॉट इट। शॉर्ट साइड पे भी एक ही स्टॉप लॉस है, 18,800 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। ठीक है सर। बैंक निफ्टी वही याद हो गया। हाँ। इतने टाइम से 44,550, 550 जब 44,500 तोड़ के निकलेगा तो शॉर्ट काट लेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट की बात ही नहीं करेंगे, थोड़ा तब नहीं करेंगे जब कोई ना होगा। ये ठीक है, चलिए। कल थोड़ा टाइट लग रहा था, आज कंफर्टेबल लग रहा है स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर। आज नई पोजीशन सर खरीदना है निफ्टी 18,475 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, बाद में आपको 18,575 खींच ले रहा है, बाद में थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद 18,575 कर देंगे स्टॉप लॉस, जो कल का था जो ट्रिगर नहीं हुआ। सो 18,475 अभी रखिए। 18,660 और 690 दो छोटे टारगेट हैं, 725 और 775 दो मीडियम टारगेट हैं, और 810 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है निफ्टी में खरीदारी। ठीक है, ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं 18,725 से 18,775 अच्छी रेंज है, वहां पर आप बेचें। 18,690 के आसपास रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ बेचूं कि नहीं बेचूं, वो आपकी मर्जी है। ये 725 775 तो अच्छी रेंज जहाँ बेच सकते हैं। 18,825 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे दीप वो होंगे 18,700, और उसके बाद होगा 18,000 नहीं, बेचने की रेंज 875 नहीं है जी, ये कुछ गलत आया है। 18,725 18,775 ये बेचने की रेंज है। 725 775 यहाँ पर बेचने की रेंज है। 18,825 की स्टॉप लॉस आपकी होगी। स्टॉप लॉसेस तो ठीक है।
टारगेट जो बनेंगे 18,700, 18,665 दो छोटे टारगेट हैं, 18,635 और 18,615 दो छोटे टारगेट, मीडियम टारगेट, 18,575, 18,535 तक के बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली 725, 775 रेंज में। ठीक है सर, सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ओके, क्योंकि इसलिए स्टॉप लॉस लगा के बेचना है, लगा के बेच। ठीक है, बैंक निफ्टी खरीदना है बैंक निफ्टी। एक जो मैं आपको ड्रीम रेंज दे रहा हूँ, अगर वहाँ आ जाए तो देख लेना आप। जी, रेंज है 43,675, 43,825 की। इस रेंज में आप आए तो खरीदिए। 43,600 का स्टॉप लॉस होगा। 43,925, 43,975 दो छोटे टारगेट, 44,025, 44,075 दो मीडियम टारगेट, 44,125, 44,175 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है। लेकिन अब ये रेंज में आएगा नहीं आएगा तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 43,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय है, और वो स्टॉप लॉस 25 पॉइंट नीचे रख लें 43,775 का। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 44,075 और 125 दो छोटे टारगेट, 44,175, 44,275 मीडियम टारगेट, 44,325, 425 और 44,475 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये बैंक निफ्टी में। ठीक है सर, बेचने के लिए बेस्ट जगह तो 44,400, 500, लेकिन चूंकि आप वहां से 400 पॉइंट दूर है तो आपको 44,275 से सोचना शुरू करना है कि मैं यहाँ बेचूं, 325-50 पे बेचूं। 400 के ऊपर तो बेचना ही है, वहां तो किसी को पूछना नहीं है। ठीक है, वहां शॉर्ट करें। 44,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ये लगाना ही लगाना है ना। टारगेट जो बनेंगे वो 44,200 और 125 के दो छोटे टारगेट हैं, 44,075, 44,025 के दो मीडियम टारगेट है, 43,925, 43,825 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करें। गॉट इट सर, ठीक है। अग्रेसिव ट्रेडर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स दोनों के लिए बिकवाली के लिए कॉल आ गई। ओके, थोड़ा आई डोंट नो, अब फंड डेटा कल बहुत ही हल्का होते हुए देखा हमने, थोड़ा वीकली एक्सपायरी था, कितना इंपॉर्टेंट है कल का फंड डेटा? कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बड़े नहीं है। 200 करोड़ का ही कैश में खरीदारी है, छोटी है। सामने 1,094 करोड़, 1,100 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, तो स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली है। ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। इंडेक्स में 442 करोड़ की बिकवाली की, इसलिए मैंने एफआईएस के डेटा थोड़े नेगेटिव रखे, कैश और फ्यूचर दोनों मिलाकर। लोकल फंड की 400 करोड़ की बिकवाली कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी मोटी ब्लॉक्स भी हैं। वायदा कारोबार के डेटा में दीप वैसे डेटा ज़्यादा है नहीं, 18,700 में एक और ब्रेक लेवल है। आप रिकवर होकर 18,700 तक पहुंचेंगे, उसके पार निकलने में पसीना आएगा आज। तो मेरे ख्याल से 690-700 मिलता है तो वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना चाहिए, और इसलिए कि 18,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 75 लाख शेयरों का, और कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 18,700 पर ही है 1,05,00,000 शेयरों का। बैंक निफ्टी के लिए जहां आप बंद हुए वहीं में एक और ब्रेक लेवल है 44,000, पुट और कॉल दोनों में बराबर 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ब्रॉडली पोजीशन आपकी मैनेज है, ये नंबर आप ध्यान में। आई थिंक आज वो कोटक की ब्लॉक डील भी होने वाली है, कल शायद बाजार को थोड़ा सेंस था, इसलिए एंड में हम एक्सपेक्ट देख रहे हैं कोटक ऐसा। अच्छा, आपने ये अच्छी बात की, कोटक की ब्लॉक डील की वजह से एक चीज और होगी, बैंक निफ्टी दबेगा प्रेशर में। हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर कोटक का आपका नीचे रहेगा 3-4%, 5% जो भी हो, मुझे नहीं पता कितना नीचे ब्लॉक डील होगी, अप टू 5% डिस्काउंट पे हो सकती है। 3% हो, 2%, कल थोड़ा घट ही गया। अब समझ में आया कल कोटक क्यों घटा था, एंड में इतना क्यों इतना जोर से, यानी किसी को तो ब्लॉक डील की हवा थी, जोर से बिका। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये कि जहाँ ब्लॉक डील हो वहीं से वापस घूम जाए, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट है, वो शॉर्ट कवर होने आएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट में ब्लॉक डील होगी तो सुबह सुबह बैंक निफ्टी पर दबाव कोटक से बनेगा। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर 43,800 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है कोटक की वजह से, अब उसमें आपको करना क्या, आपको ये देखना है खाली कोटक खराब है ना, अगर बाकी बैंक खराब नहीं है तो 43,800 पे एंट्री मार लीजिए। ओके, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिखता है वहाँ ले लीजिए। गॉट इट। तो मैं कोटक की वजह से बैंक, बिना ब्लॉक डील के अगर बैंक निफ्टी घटता है तो टेंशन की बात है, लेकिन ब्लॉक डील की वजह से एक स्टॉक घट रहा है, उससे हो रहा है, तो वहां पर आपके लिए लेने का मौका बन सकता है। कोटक दे सकता है मौका। हाँ, कोटक नहीं लेंगे बैंक निफ्टी, बट कोटक मौका देगा। ठीक है, चलिए, तो कोटक बैंक पर रखिए नजर, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी एक्शन रहेगा। इंडिया सीमेंट्स वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ गया बाय द वे, तो उसको भी रेडार पर रखें। इंडिया बुल्स हाउसिंग और मनापुरम ये अभी भी बैन में है, बट इंडिया सीमेंट बैन से बाहर आ गया है। आइए स्टॉक्स की और बात करनी है, एक बार जानते हैं अनिल जी से उनका स्टॉक ऑफ द डे। जी सर, बताएं। स्टॉक ऑफ द डे में है दीप IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चूंकि मैं यहाँ पर आपको लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक फंडामेंटल व्यू इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि काफ़ी लोग कल से पूछते हैं कि IEX में हुआ क्या है, घटते घटते यहाँ आ गया 135-36 पर आ, कल भी 8% घट के डे लो पर बंद हुआ है। कुछ अंदाजा हमने आपको दिया था। बेसिकली हो ये रहा है कि इसके फंडामेंटल से पूरे कमज़ोर हो रहे हैं जी।
और इसके बिजनेस मॉडल पर ही खतरा आता हुआ दिखा है। Yes, sir. इसलिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो कुछ बदलाव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सजेस्ट किए हैं वो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के पर बड़ा सवाल लगा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कह रही है कि एक तय प्राइस होगी, उस तय प्राइस पर जाकर आप एक्सचेंज पे सौदा कर पाएंगे। जो भी जिस किसी के पास एडिशनल पावर है उसे बेचना है, कोई भी पावर कंपनी, और जिस किसी को भी ज़रूरत है खरीदने की, आप एक्सचेंज पे जाइए, प्राइस हम बताएंगे किस प्राइस पर ट्रेड होगा। ये सिंपल, इसको कपलिंग का शब्द दिया है। ये ठीक उस तरह से जैसे एक रिपोर्ट में लिखा भी कि ओला और उबर दोनों की प्राइसिंग डिसाइड हो जाए कि दोनों एक ही प्राइस में अगर सर्विसेज देंगे तो फिर कंपटीशन किस बात जैसे का? बाकी टैक्सीज बाकी टैक्सी तो कंपटीशन किस बात का है ना। तो उसमें नुकसान किसको होता है? मार्केट लीडर। क्योंकि अगर मार्केट लीडर सेम प्राइस सब जगह मिल रही है तो सिमिलरली जो आईएक्स का पूरा मोनोपोली बिजनेस है, 95% बिजनेस ही अपना मैनेज करके चल रहा है, तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। आपके 10-12 एक्सचेंज है, आप किसी पे भी जाके सौदा ही तो मैच अगर सेम प्राइस पे करना। इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। समझो एक्सचेंज है दो, एनएससी है, बीएससी है। किसी दिन ये बोल दे कि भाई देखो रिलायंस की आज की ट्रेडिंग पाई 2500 रुपये, ये 2500 रुपये का भाव है, इस पर जिसको खरीदना है जिसको बेचना है आ जाओ, खरीद लो, बेच लो। फिर एक्सचेंज में अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं तो एक्सचेंज ही क्या? एग्जैक्टली। एक्सचेंज का मतलब ही है कि अलग अलग तरह के व्यू के लोग आते हैं, अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड करते हैं, अपनी प्राइस से ट्रेड करते हैं, वही तो एक्सचेंज है। अगर फिक्स प्राइस ही होगी तो एक्सचेंज ही क्या? अब आप सोचो, अगर आपको कल बोल दे कि आज सुबह एनएससी बीएससी डिसाइड करके बोल दे आज ये स्टॉक के ये भाव रहेंगे, अब जिसको लेना ले लो, बेचना ले दो। अब जिसको करना है सौदा आएगा करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कितना होगा और क्यों होगा, और एक्सचेंज कौन है डिसाइड करने वाला? वैसे इसमें बात यही आती है कि क्यों मिनिस्ट्री डिसाइड कर रही है, लेकिन अब यह है कि मिनिस्ट्री के पास पावर है प्राइसेस डिसाइड करने का, उनके अपने रीजन होंगे तो उनके रीजन उनकी जगह, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल खतरे में। इसलिए हमने ट्राई भी किया एक्स के मैनेजमेंट को बुलाकर बात करने की, लेकिन वो तैयार हुए नहीं है। सो आई थिंक बड़ा मामला गड़बड़ है। कई सारी रिपोर्ट्स आई है, एक्सिस कैपिटल की है, नोवामा की है, एंटिक की है, 100 से लेके 110-15 तक के टारगेट सबके आ रहे हैं। सो मैं सीधे से शॉर्ट भी दे सकता था कि 140 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दे, 120-25 तक के भाव तो दिखते नहीं, इतने तो आ ही जाएंगे। लेकिन ये है कि कल चूंकि ऑलरेडी डे लो पर बंद हुआ, काफी हुआ है, सो पहली चीज है कि आपको सस्ता देख के लेना नहीं है। पहली चीज बॉटम फिशिंग नहीं, हाँ बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये। दूसरा ये कि निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब एक ही चीज है जो इसके प्राइस को वापस ऊपर खींच सकती है, और ये कि अभी ये कब से लागू होगा ये पता नहीं, इम्प्लीमेंट कब से होना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सो अगर आईएक्स जाकर बड़ा परेशान होकर बोले, फरियाद करे मिनिस्ट्री को कि भाई ये देखो कि हम तो हमारा अस्तित्व खतरे में है, अगर उस पर कुछ बदलाव हो जाए तो फिर वापस बढ़ भी जाए, यू नेवर नो। तो वो रिस्क हमेशा रहती है। आज की जो सिचुएशन है हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आज की सिचुएशन के हिसाब से आईएक्स के लिए बड़ा खतरा है। राइट। हाँ, मतलब 20% के वॉल्यूम घटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 80% पे वॉल्यूम आ गया, इनकी ईपीएस 40% घट जाएगी। मतलब कमाई निकल जाएगी पूरी की पूरी। सो आई थिंक आईएक्स के लिए बड़ा खतरा है। तो पहली चीज़ ये, आपको खरीदना नहीं है किसी भी भाव में। दूसरा ये कि आपको जहाँ एग्जिट करने का मौका मिले एग्जिट करने के बारे में सोचिए, थोड़ा मामला गड़बड़ है। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको करना ही है, तो 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट करें। ठीक है, अग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब जिनको ट्रेड करना करें। लेकिन अब वही है, आज फिर से अगर गैप से खुल गया तो क्या शॉर्ट करोगे? मैंने इसलिए प्राइस और वो वाले लेवल नहीं दिए। अब समझो 136 130 132 खुला तो अब मैं खुद ही बोलूँगा मत करो भाई, अब क्या करना है, मतलब वो वही वाली बात है। बट ओवरऑल आज राय देने के पीछे रीजन यही था कि काफ़ी लोगों ने पूछा क्या है क्या नहीं, तो हमने कहा बता दिया। समझ गया सर। तो चलिए, आईईएक्स खरीदना नहीं है, अग्रेसिव ट्रेडर्स चाहें तो आज भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट नेगेटिव खबर है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कल हमने देख लिया था, आज भी शायद आपको आते हुए दिख सकता है। ओके, तो आईएक्स ये तो रेडार पर रहेगा ही। आइए बाकी स्टॉक्स और खबरें, साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जान लेते हैं। अरमान, कुशल और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में अगर सबसे पहले बात करें तो पीटीसी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर जो कंपनी जो है ये एनएससी पर लिस्ट होती हुई दिखेगी, बीएससी पे ही ऑलरेडी लिस्टेड थी। रिलायंस कैप
यहाँ पर जो लैंडर्स हैं वो जो हिंदुजा का प्लान है वहाँ पर आरकैप के लिए वहाँ पर जो है वहाँ पर वोटिंग होती हुई दिखेगी। वर्धमान स्पेशल स्टील्स जहाँ पर लगभग 4 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर्स जो हैं वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 35 करोड़ इक्विटी शेयर्स आज से लिस्ट होंगे, जिसमें अगर आप देखिए QIBs को जो अलॉटमेंट किया गया था उसके चलते एक्स डेट है कई सारे स्टॉक्स में, जिसमें एशियन पेंट्स फाइनल डिविडेंड है 21.25 का, HDFC AMC डिविडेंड है 48 का, और वोल्टास की अगर बात करें तो वहाँ पर भी फाइनल डिविडेंड है 4.25 का। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में IQ लाइटिंग जिनको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाया, कल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें लगभग 68 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 14.3 टाइम्स, QIB 163 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, और NIIs लगभग 65 टाइम्स बढ़ते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए अपडेट बढ़िया है। अनिल जी की सलाह भी थी कि इस IPO में आप अप्लाई करिए, बड़े लिस्टिंग गेन और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए, और सब्सक्रिप्शन तो अच्छा रहा है। अब देखते हैं लिस्टिंग के दिन कैसी परफॉर्मेंस आएगी। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आज की खबरें क्या है। मॉर्निंग दीपा, खबरों में कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में रहने वाला है। जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर आज ब्लॉक डील होने वाली है। जो प्राइस है वो बता देता हूँ, 1792 रुपये 18 पैसे से लेकर 1886 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के बीच ये ब्लॉक डील हो सकती है। 5% के डिस्काउंट के हिसाब से 3.3 करोड़ शेयर्स की ये कुल ब्लॉक डील होगी, जिसके अंतर्गत कनाडा पेंशन फंड करीबन 1.6% हिस्सेदारी 6220 करोड़ में हो सकता है बेचता हुआ नजर आए। यहाँ पर साथ ही IRB इंफ्रा पर नजर रखिए। जो टोल रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है मई महीने का, वो काफ़ी अच्छा है। टोल कलेक्शन 20% बढ़ा है, 343 करोड़ रुपए से बढ़कर यहाँ पर टोल कलेक्शन 411 करोड़ रुपए अब हो चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 27 जून को बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। ब्रोकरेज से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वो आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि सेबी ने क्लाइंट फंड अपस्ट्रीमिंग पर सर्कुलर जारी किया है। 1 जुलाई से अपस्ट्रीमिंग का सर्कुलर ये लागू होता हुआ दिखेगा। इसके अंतर्गत क्लाइंट के बचे हुए जो फंड्स हैं ब्रोकर अपने पास नहीं रख सकेंगे, और कारोबारी दिन के अंत में क्लाइंट के बचे हुए जो पैसे हैं वो क्लियरिंग को इनको भेजना होगा। डिलीवरी अंत में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है। यहाँ पर NCLT ने गो फर्स्ट के खिलाफ कंपनी की याचिका को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को धोखाधड़ी घोषित करने के लिए कहा था। तो गो फर्स्ट ने कंपनी के इंसॉल्वेंसी में जाते समय जो एडवांस के तौर पर करीबन 57 लाख रुपए यहाँ पर लिए थे। तो ये एक अपडेट है गो फर्स्ट पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ प्रमोटर्स एक्शंस या बल्क डील्स भी हैं, जिसमें अगर आप प्रमोटर एक्शन की बात करें तो एडवांस एंजाइम्स में जहाँ पर प्रमोटर जो हैं उन्होंने लगभग 33,000 शेयर्स जो हैं बेचे हैं। उन्होंने हिस्सेदारी जो है वो 0.42 से घटकर 0.39% के आसपास हो गई है, और 6 से 7 जून के में जो है शेयर बेचे गए हैं। बल्क डील्स में स्नोमैन लॉजिस्टिक, यहाँ पर अगर आप देखें जो प्रमोटर हैं गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, उन्होंने अगर आप देखें 14 लाख शेयर्स जो है खरीदे हैं, और कल भी अगर आप बात करें कल भी उन्होंने लगभग 11 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे थे। और यूनाइटेड ड्रिलिंग अंत में यहाँ पर आशीष कचोलिया साहब ने देखें लगभग 1.58 लाख शेयर्स जो है वो बेचते हुए दिखे 190 के भाव के आसपास। और अगर एक और वहाँ पर नाम है जिसमें खड़े साहब जी हैं, उनके अगर आप देखें वो भी एक PE फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने लगभग 1.2 लाख शेयर्स खरीदे। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, यहाँ पर भी रखिए नज़र, कई सारे स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। आइए फिर ब्रोकरेजेस पर भी किया जाए फोकस। चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, करिए टॉप रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि मैक्वायरी की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहाँ पर इन्होंने FY25 तक के VNB मार्जिन के अनुमान में 2 से 6% की बढ़ोतरी कर दी है, माफ़ कीजिएगा कटौती की है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि नियर टर्म में अगर आप देखें तो कोई भी कैटलिस्ट ऐसा नहीं जिससे इन स्टॉक्स में तेजी आपको देखने को मिले। जब तक अगर मीनिंगफुली सेक्टर में ग्रोथ ना आए तब तक काफ़ी लैग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो एस्टिमेट्स में कटौती की है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पर जो रेटिंग है इसे इन्होंने आउट परफॉर्म से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। सभी में डाउनग्रेड देखने को मिला है। टारगेट प्राइस एक जो कट किए हैं वो एक एक करके आपको बता देता हूँ। SBI लाइफ में अगर आप देखें तो जो टारगेट कट है 1580 से घटाकर 1306 कर दिया है, 1240 की क्लोजिंग चल रही है। HDFC लाइफ पर भी देखें तो सिमिलरली 655 से घटाकर 556 कर दिया है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे क्योंकि 594 का क्लोजिंग चल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिमिलर रेटिंग है, लक्ष्य 580 से घटाकर 486 कर दिया, 513 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा बजाज ऑटो यहाँ पर JP मोर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है
और जो लक्ष्य है 5,150 से बढ़ाकर 5,380 कर दिया है। 4,801 की क्लोजिंग चल रही है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य इन्होंने 3,120 से बढ़ाकर 3,315 कर दिया, 2,965 की क्लोजिंग। टीवीएस मोटर्स पर भी ओवरवेट की सिमिलर रेटिंग है और जो लक्ष्य 1,330 से बढ़ाकर 1,400 कर दिया है। और मैक्वायरी की तरफ से भी टीवीएस मोटर पर रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,418 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं आज। इंश्योरेंस पर डाउनग्रेड आया, ये भी देखना जरूरी है। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी और जो लक्ष्य 8,500 से बढ़ाकर 8,600 कर दिया। 8,100 की क्लोजिंग चल रही है। अंबुजा सीमेंट पर भी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है। न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। जो लक्ष्य 375 से बढ़ाकर 415 कर दिया है। 452 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्री सीमेंट यहाँ पर भी गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 24,000 से बढ़ाकर 24,485 कर दिया। हालांकि स्टॉक जो है ऑलरेडी 25,632 पर चल रहा है। डालमिया भारत पर भी गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 2,050 से बढ़ाकर 2,100, लेकिन स्टॉक चल रहा है 2,128 पर। डॉक्टर रेड्डीज पर रिपोर्ट आई है नोमेरा की तरफ से जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 5,161 रुपए के लक्ष्य के लिए 4,649 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इंडियन फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है पूरे मार्केट का फोकस यहीं पर देखने को मिल रहा है। यूएस जेनरिक कारोबार में कंपटीशन काफी तगड़ा है तो यहाँ पर वॉच रखेंगे, लेकिन खरीदारी की राय देने टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक है। फोर्टिस हेल्थकेयर पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 281 की क्लोजिंग, 325 का टारगेट है और ये मान रही कि कंपनी जो है कुछ पोटेंशियल एक्विजिशन तलाश रही है। और अंत में पेटीएम, यहाँ पर लगातार रिपोर्ट्स आती हैं। सीएलएससी की तरफ से आज रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 772 की क्लोजिंग, 850 का टारगेट। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। हफ्ते के आखिरी दिन तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपकी मदद करने के लिए और शुरुआत करेंगे हम पिक ऑफ द डे के साथ। तो आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर मल्टी कलर एक्सपर्ट्स। कोशिश बहुत की कुणाल जी और राकेश जी ने अपने एक दूसरे को मैच करने की, लेकिन ऐसा हो न पाया। हाँ बिल्कुल, मतलब अब आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे कि किसकी कमीज ज्यादा शाइन कर रही है। कलर्स बढ़िया सर दो। हाँ, या ये भी पूछ सकते हैं किसकी कम कर रही है। ओके, बंसल जी से करते हैं शुरुआत। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। ये अनिल जी सरासर कुणाल जी की शरारत है अनिल जी। इन्होंने उस दिन ऑन एयर बोला है कि ये सुबह जब आते हैं बैठते हैं तो उससे पहले अनिल जी को, दीप को नहीं देखते हैं, गलत आदमी को देखते हैं अनिल जी। तो मेरे को देख के मेरे जैसी एक शर्ट पहन के आ गए हैं ये। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार में एक ही खरीदो, एक जैसी दो ना खरीदो। एक खाली ये था कि खरीदी दोनों ने साथ में, बंसल जी ने ज्यादा देर तक धूप में सुखा दी तो कलर थोड़ा फेड हो गया। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी सबसे पहले तो एक अपडेट है, ये जो अब हीरो मोटर कॉर्प पे आए ना 3100-3200 के टारगेट। Yes. तो व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि 3,000 के ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी तो 3100, 3200, 3300, कोई कुछ बोले 3500 से पहले इसको बेचना नहीं है। आपके पास 24 आवर्स ट्विटर के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ ट्रोल करने के लिए। 3,000 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो 3500 से पहले बेचना मेरी समझ से ना समझी होगी। जल्दबाजी में ऐसे सेटअप रोज रोज नहीं मिलते हैं, तो होल्ड टाइट, सेट टाइट। 3,000 के ऊपर आता है तो ये मॉर्गन स्टैनली, जितने भी फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं इनको भूल जाएं, इन हाउस एक्सपर्ट अवेलेबल है। तो 3500 से पहले बेचना नहीं है। और आज का जो पिक ऑफ द डे है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज। इसको अनिल जी पहले भी एक दो बार मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा है। स्टॉक चला नहीं है, बट पॉजिटिव चीज क्या है, गिरा भी नहीं है। जिन स्तरों पे रिकमेंड करा है उनके ऊपर ही चल रहा है और ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छा अप मूव अगले एक दो दिन में देखने को मिल सकता है। 3340, 3340 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना है। 3475, 3475 पहले टारगेट है। 3550 दूसरा टारगेट है। इन दो टारगेट्स के लिए वीएसटी इंडस्ट्रीज है मेरा पिक ऑफ द डे। वीएसटी इंडस्ट्रीज ये खरीदने पिक ऑफ द डे के तौर पर, ये है राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी। तो वेरी नाइस। लेकिन बंसल जी का कॉन्फिडेंस और जिस तरह से बंसल जी ने दिल खोल के हीरो मोटोकॉर्प के लिए बोला, वो बात सही कि भाई मैं अवेलेबल हूँ कभी भी, आप कोई भी अगर ऐसा लगे तो दिस इज वेरी नाइस बंसल जी, अप्रिशिएट। आइए कुणाल जी का किया जाए स्वागत। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, एक बात तो आप मानेंगे अनिल जी कि जैसे ही ये टाई से मुक्त हुए हम लोग, क्योंकि आज शुक्रवार है, किसी ने टाई का बंधन किसी के ऊपर नहीं है,
तो अनिल जी देखिए बंसल जी क्या खुलकर बोल रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल आजाद महसूस कर रहे हैं जैसे सारे बंधन टूट गए हों। हाँ नहीं तो तो अनिल जी ये सब टाई ना पहनने की महिमा है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कोई गला दबाए तो बोल नहीं पाता, टाई से भी दबता ही है ना गला। बंसल जी का अगर कोई गला ना दबाए तो बंसल जी बहुत खुलकर बात करते हैं। बिल्कुल ये आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कुणाल जी। जी सर, अब बताएं, आप भी बंधन मुक्त हैं, आप भी खुलकर बोले। आप क्या ये कह सकते हैं कि जो लोग बंसल जी को ट्रोल करना चाहते हैं, अगर हीरो मोटो को 3500 नहीं हुआ, वो बंसल जी के बजाय मुझे ट्रोल करें, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? मुझे मतलब आपको, मेरा मत समझना, कुणाल जी को। अनिल जी देखिए वो तो अनिल जी देखिए वो तो होना तय है अनिल जी। अगर बंसल जी अनिल जी बंसल जी कुछ भी करते हैं अनिल जी, किया उन्होंने होता है, सारा उन्होंने भोगा होता है अनिल जी, लेकिन उसका दंड मुझे भुगतना पड़ता है। तो अनिल जी इसलिए अनिल जी जो भी बंसल जी कर रहे हैं ट्रोलिंग मेरी साथ में ही होगी, ये तो अनिल जी तय बात है, विधि का विधान है अनिल जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बताएं सर, पिक ऑफ द डे सेम रखें या अलग? अनिल जी अलग है, और स्टॉक का नाम है करूर वैश्य बैंक, जिस पर खरीदारी की राय है। चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और कल भी अगर आप देखें तो एक कमजोर बाजार में इसमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने 108 रुपए के एक रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर एक दमदार बंदी दी, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, तो खरीदारी की राय है 108 रुपए 50 पैसे पर 2 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 115 रुपए का, दूसरा टारगेट 118 रुपए का करूर वैश्य बैंक में खरीदना है। KVB करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, बंसल जी, कुणाल जी, सचिन और सारे दर्शकों को भी सुप्रभात। देखिए पिक ऑफ द डे में यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड करके एक स्टॉक है जो साल भर पहले की लिस्टिंग है, वो रहेगा। ये ऑटो एंसिलरी स्पेस में है। बेसिकली ये ट्रैक्टर्स, फार्म इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, क्रेन्स एंड ऑफ मार्केट के लिए 3 पॉइंट प्रिसीजन पार्ट बनाती है। धर्मेश जी यूनिपार्ट्स बताया ना आपने, कौन सा स्टॉक बताया? यूनिपार्ट्स, करेक्ट, राइट सर, आप बोलिए प्लीज। 571 का इसका कल का क्लोजिंग प्राइस था। सो ये बेसिकली ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए मशीन पार्ट बनाती है, जिसका 3 पॉइंट लिंकेज पॉइंट है। एंड प्लस इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिसीजन मशीन पार्ट्स बनाती है, फैब्रिकेशन की पार्ट्स बनाती है। अगर आप नंबर्स में देखिए तो काफ़ी अच्छा इनमें इसका नंबर चला है। पिछले 3 साल में 900 करोड़ से अराउंड 350 करोड़ का टॉप लाइन हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी 91 करोड़ से बढ़ के 205 करोड़ थी इस साल जो गया। एंड मार्जिन काफ़ी हाई है, 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से इनपुट प्राइसेस कम आ रहे हैं तो मार्जिन में और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जो इनके सप्लाईज है वो बढ़ेंगे। ओवरसीज मार्केट भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 65% है, 15% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डिंग है। सो लिक्विडिटी की जो फ्लोट है पब्लिक में वो भी कम है और काफ़ी सस्ता मिल रहा है अनिल जी। ये 27-28 का ROE जनरेट करती है और जबकि 12-13 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है मौजूदा माहौल में इस तरह की वैल्यू कैचअप जो कहानियाँ हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन आएगा। तो इसे बाई कर सकते हैं। दिन के लिए तो ये बाई है ही, बट इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी साल भर रुकना चाहते हैं तो मुझे लगता है 25 से 30% का इसमें अपसाइड प्राइस टारगेट मिलना चाहिए। तो 750 के आसपास का प्राइस टारगेट है, इसे लेके चल सकते हैं। और चाहे तो अगर ट्रेडिंग नजरिए से आप स्टॉप लॉस के लिए 500 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए यूनिपार्ट्स इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट का स्टॉक मैंने चुना है। F&O में काफ़ी सारे डाइवर्जिंग फैक्टर्स है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कैश पे जो मोमेंटम चल रहा है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड उसमें से ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में जिस तरीके से एक तेज़ी बनी हुई थी हाल फिलहाल में, है ना, 2 हफ्ते से जिस तरीके से एक ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम अभी और भी कंटिन्यूड ही होना चाहिए। अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के प्राइस टारगेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो 6700 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में खरीदारी करनी है। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो लगभग अराउंड 6380 तक खरीदारी की जा सकती है। एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से लगभग अराउंड 6310 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड एक की पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 6700। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स आज के ट्रेड में, कुछ कॉल्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। कल वागले साहब कोटक बैंक पर सेल कॉल देकर गए थे। आज बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, तो उससे पहले वागले साहब का सेल कॉल आ गया था। आज देखते हैं कैसा मूव आएगा। कल की क्लोजिंग से करीब 5% के डिस्काउंट तक आप ये ब्लॉक डील होते हुए देख सकते हैं। धर्मेश जी,
कोटक बैंक ट्रैक करते हैं सर, कोई व्यू इस पर? आज कनाडा पेंशन फंड करीब 1.6% हिस्सा बेचने वाला है, तो थोड़ा प्रेशर उससे आ सकता है, बट अगर नीचे मिले तो वैल्यूएशन के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से खरीदना चाहिए या फिर अवॉइड करें अभी के लिए? बिल्कुल दीपांशु, देखिए यहाँ पर अगर नजरिया आपका थोड़ा लंबा हो, बिकॉज बैंक्स में एज इन जनरल काफ़ी बड़ा हीटअप हो रखा है, सब में काफ़ी बड़ी तेजी हो रखी है, और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है इनका निम्स कंप्रेशन आएंगे ही। सो वहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 22 बेसिस पॉइंट का लेंडिंग रेट कम हो रखा है, और सामने में डिपॉजिट रेट्स अराउंड 10-12 बेसिस पॉइंट कम है। सो इसके हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट नियर टर्म कम है, बट 6 से 9 महीने का नजरिया हो तो कोटक बैंक के जो नतीजे आए थे वन ऑफ द बेस्ट था इनके हिस्टोरिकल जो भी हिस्ट्री है इसमें। सो उस हिसाब से बाई करे, गिरावट 15-20% का तो अपमूव इसमें मिलना ही चाहिए। ये है आपके लिए कोटक बैंक आज की ब्लॉक डील में निवेश करने के लिए आज से कर सकते हैं खरीदारी। ये आए आपके लिए आती हुई धर्मेश जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और 2 और मेहमान हमारे साथ हैं कार्यक्रम में तैयार। पहले सुमित जी का करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है ओएनजीसी के अंदर मोमेंटम कल बना था, ये कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि गिरावट के बाद अब बाउंस बैक का शुरुआत हो रहा है, तो स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 155 के आसपास, 156 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 151, 152 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 151 का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 161 रुपए से लेके 164 रुपए तक के लेवल ओएनजीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 151 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 161, 164 के टारगेट में। ओके, 161, 164 ये 2 टारगेट के लिए ओएनजीसी में करनी है खरीदारी। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में अशोक लीलैंड पे फोकस है। स्टॉक अब 150 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में यहाँ पे एक तेजी का ट्रेड देखा, स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है अशोक लीलैंड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 162 से 164 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 150 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड, जहां पर रखनी है आपको नजर। 150 के टाइट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। मोमेंटम में ऑटो स्टॉक्स वैसे भी हमें दिख ही रहे हैं, 162, 164 यहाँ पर आपके लिए टारगेट्स होंगे। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिख सकती है। IRB इंफ्रा, मई महीने का टोल कलेक्शन बढ़िया रहा है, साल दर साल 20% इनका टोल कलेक्शन बढ़कर आया, तो अच्छा आंकड़ा टोल ग्रोथ IRB इंफ्रा से दिख भी रही है। सुमित जी एक बार चार्ट्स भी देखें IRB इंफ्रा, कोई राय इस पर? जी थोड़ा सा पेशेंस रख के इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलना होगा। स्टॉक में धीरे धीरे करके मूव आ रहा है, तो इसके अंदर जो नीचे में अभी चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 26 रुपए के आसपास है। 27.50, 27 रुपए तक अगर कोई भी डिप आता है तो उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का ऊपर में 30 रुपए के आसपास अच्छा खासा हर्डल है। 30 रुपए का लेवल जब ऊपर में टूटेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, और 34 से 35 रुपए पोजिशन तौर पर IRB में देखने को मिल सकता है। तो पेशेंस रखें, पोजिशन होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 30 का लेवल टूटने के बाद 34 से 35 तक का मूव आने वाले समय में IRB में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, IRB इंफ्रा इस पर रखनी है आपको नजर। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर भी करना है फोकस। 27 जून को बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन पर होने वाला है विचार। हमने देखा है स्टॉक में जबरदस्त रनअप ऑलरेडी आ चुका है। एक बार पहले चार्ट चेक लेते हैं और फिर धर्मेश जी से भी HAL पर उनकी राय लेंगे। सचिन जी एक बार HAL के चार्ट पर अपना व्यू दें सर। कल भी अच्छे मोमेंटम में था, 1% ऊपर बंद हुआ। दीपांशु, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वर्टिकल रैली है, डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स तीनों पे, एंड सब जगह पे इसका RSI लगभग अराउंड 79 से लेके 86 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा बांधने की ही सलाह होगी। काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी को फिर भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है तो आई थिंक 3400 का एक स्विंग स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है। कहीं पर भी अगर करेक्शन थोड़ा सा भी आ जाता है तो एक वर्टिकल ड्रॉप वापस हो सकता है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जोन में स्टॉक अभी फिलहाल प्लेस्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप करने की सलाह नहीं होगी। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एटलीस्ट 3400 के आसपास का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो यह है आपके लिए HAL जिस पर रखनी है नजर। धर्मेश जी कोई राय, बिकॉज अदरवाइज डिफेंस ऑर्डर्स तो बढ़िया आ रहे हैं। तेजस एयरक्राफ्ट का इनका बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। स्टॉक स्प्लिट की भी बात की जा रही है। हमने देखा था IRCTC का जब ये हुआ था एक्शन सिमिलर, तो उस स्टॉक में भी बड़ी रैली हुई,
बट उसके बाद जब स्टॉक स्प्लिट हो गया उसके बाद कभी शेयर आगे बढ़ा नहीं, उन लेवल से तो नीचे ही है। तो क्या HAL में भी ऐसा सिमिलर हो सकता है? क्या व्यू रखना है सर इस समय? दिवांशु, व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद इसमें IRCTC में जो प्रॉब्लम हुआ था HAL में होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस मॉडल्स दोनों के अलग है। और डिफेंस में तो रोज को 2-3 दिन के या 4 दिन 15-20 दिन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ही आ रहा है। मेक इन इंडिया का जो एग्रेशन है वो बढ़ता ही आ रहा है और लोग बाहर के लोग जो हैं वो टाई अप कर रहे हैं, और जो बाहर से पार्ट्स आते थे वो अब इंडिया में ज़्यादा बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सो ये ट्रेंड तो कंटिन्यू रहेगा। एंड मुझे लगता है HAL जिससे से ऑर्डर बुक पे ये बैठी हुई है और अभी भी सस्ता है कंपेयर टू अदर डिफरेंट स्टॉक। अगर पेयर कंपेरेटिव में आप देखें BEL के साथ, डेटा पैसा हालांकि छोटी कंपनी है, बट BEL के साथ इसको कंपेयर करें तो वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 60% लोअर है वैल्यूएशन मल्टीपल पे, 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी स्कोप है। इसमें जो पब्लिक फ्लोट था वो काफ़ी कम है, 5 से 6% का रहा है, और स्टॉक स्प्लिट के बाद जब इतना सस्ता हो जाएगा तो मुझे लगता है वहाँ पर फिर से ट्रैक्शन आएगी। डिमांड काफ़ी हाई है, अभी भी लोग इसमें HAL में जो भी हमारे पास जैसे क्वेरीज आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के क्वेरीज आते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस। तो मुझे लगता है कि अगर गिरावट मिलती है स्प्लिट के कारण, थोड़ा सा मार्केट में कुछ सेलिंग आता है तो वो अब्जॉर्व हो जाएगा, वहाँ बाई करके चलना चाहिए। और प्री स्प्लिट जो मेरा प्राइस टारगेट 1 साल से ऊपर के नजरिए में वो 6000 का था। सो देखते हैं किस तरह से स्प्लिट होता है, तो वो फिर प्राइस टारगेट भी एडजस्टेड हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये आपके लिए HAL ध्यान रखिएगा। 27 जून अभी वक्त है, बट 27 जून को बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन पर प्रस्ताव होने वाला है कंपनी की तरफ से। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है HAL के लिए। डिलीवरी, इसके लिए भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। गो फर्स्ट के खिलाफ कंपनी ने याचिका दायर की थी जिसको NCLT ने एक्सेप्ट कर लिया है। एडवांस के तौर पर करीब 57 लाख रुपए इन्होंने भी दिए हुए थे। कुछ करार था दोनों कंपनीज का। डिलीवरी रिसेंटली फोकस में भी रहा है, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके लिए, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं। कुणाल जी एक बार चार्ट्स देखें, कल थोड़ा सुस्त था 355 के लेवल पर डिलीवरी। देखिए कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कुछ खास मोमेंटम या मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है दीपांशु। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार हो रहा है और स्टॉक काफ़ी अरसे से अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई खास ऐसी वजह नहीं है कि स्टॉक में तुरंत कोई खरीदारी करें। वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब स्टॉक मेजर लेवल्स को पार करेगा, यानी कि इसमें 370 के ऊपर कुछ मोमेंटम बनता है, तब इसमें खरीदारी के बारे में सोचेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करें, बेहतर है। तो कुणाल जी कुछ भी नहीं करना इसमें, न इंट्राडे लेना न डिलीवरी लेनी है? कुछ भी नहीं आनी चाहिए। डिलीवरी लेनी नहीं है, डिलीवरी की नहीं है। ना डिलीवरी लेनी है ना डिलीवरी देनी है। डिलीवरी में कोई डिलीवरी वाला काम नहीं करना है, ऐसा कुणाल जी का कहना है।